मैं छोटे बच्चों को बहुत पसंद किया करती थी और उनसे प्यार भी किया करती थी और उनसे डर भी लगता था। एक अजीब बात ये थी, लेकिन ये अजीब बात इसलिए थी कि हमारे खानदान में जुड़वा बच्चों की पैदाइश एक आम सी बात हो गई थी। शादी के बाद हर लड़की 2 जुड़वा बच्चे पैदा करती थी और ये हकीकत हमारे खून में चली आ रही थी कि हर कुनबे में एक बार जुड़वा बच्चे ज़रूर पैदा होते थे। मिसाल के तौर पर हम बहनें भी जुड़वा थी। हमारी ताई के 2 बार जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। उसी तरह उनकी बेटी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और फिर चाची भी 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन गई थी। मैं जबकि अपने खानदान में सबसे छोटी लड़की थी और मेरी जुड़वा बहन हम उम्र होने के साथ-साथ हम शक्ल भी थी। हमारी पहचान करनी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। जो कभी तकलीफ हुआ और कभी कोई समस्या हुई तो हमारी नौकरानी मुझे एक बार दूध पिला देती। जब मेरी बहन की बारी आती तो हम शक्ल होने के कारण दोबारा से ही मुझे दूध पिला दिया जाता और फिर बहन बेचारी भूखी रह जाती थी। खैर ये तो एक मिसाल के तौर पर बात थी, वरना हम दोनों बहनों की पहचान के खातिर एक के बाल कटवाए जाते थे जबकि दूसरे के बाल काफी लंबे रखे जाते थे ताकि शक्ल अलग से नजर आए और देखने वाले पहचान ले कि कौन सी हेमलता है और कौन सी प्रेमलता है। जब मैं 15 साल की हुई तो छोटी चाची के यहाँ 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए थे। उनके पास कोई मदद करने के लिए औरत भी नहीं थी। उन्होंने मम्मी से कहा, भाभी प्रेमलता को स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो मेरे यहाँ पर भेज दीजिए। मुझे भी उनके घर में रहने का बहुत शौक था, क्योंकि मैं काफ़ी साल से उनके घर नहीं गई थी। मैंने मम्मी से जाने के लिए बहुत जिद की थी। वह बोलती थी, बेटा मेरी तरफ से परमिशन है, लेकिन उनके सभी बच्चे बहुत छोटे हैं। तुम उनके घर रहकर भी थोड़े दिनों में ही थक जाओगी। मैंने कहा, प्लीज़ मम्मी, आप मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं थकूंगी। चाचा चाची मुझसे दोनों प्यार करते हैं। प्यार करते थे तो मुझे भी उनके बच्चों से बहुत लगाव था। खास तौर पर उनके 2 नन्हे-मुन्ने को देखने की चाह थी, जो अभी पैदा हुए थे। पहले तो मम्मी ना मानी, फिर मेरे बहुत जिद करने के बाद मम्मी ने मुझे चाचा के घर भिजवा दिया। मेरे चाचा का घर आसाम में था। असम में पहुंचकर मैं बहुत खुश हुई थी। चाची के दोबारा जुड़वे बच्चे पैदा हो चुके थे। अभी पहले 2 जुड़वे बच्चे 2 साल के ही थे। दूसरी बार जुड़वा फिर से इकट्ठे हो गए थे, जबकि उनके पहले से भी 2 जुड़वा बेटे थे। पहला बेटा 5 साल का था और दूसरा बेटा भी 5 साल का ही था। यानी टोटल बच्चे 6 थे, जिनमें से एक बेटी थी। ये भी इतने बड़े नहीं थे। आपस में कभी खेलते, कभी लड़ते, जबकि सारा दिन घर को सर पर उठाकर रखते थे। ये बहुत शरारती थे। मैं उन्हें कभी छत से उतारती, कभी बाथरूम से निकालती, तो कभी छोटी बाल्टी में सर को फंसा लेते। उन दिनों चाचा को कोई अच्छी नौकरानी भी नहीं मिल रही थी और पुरानी वाली काम छोड़कर चली गई थी। यहाँ आकर पता चला कि उन्हें तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलवाया था कि मैं उनके बच्चों को संभालने में कुछ मदद कर दूंगी और घर के सारे काम भी कर दिया करूंगी। यहाँ आई तो दूसरे दिन ही मेरी सारी खुशी खाक में मिल गई। दोनों बड़े भाई क्रिकेट खेल रहे थे कि मोनू ने गेंद मारकर सिंगारदानी तोड़ दिया था। मार उसके छोटे भाई को पड़ गई थी। 2 साल के 2 जुड़वा बच्चे और अलग से सारा दिन शोर मचाते और रोते और गिरते पड़ते रहते थे। मेरी चाची का जीना दुभर कर दिया था। चाची उन्हें संभाल लेती। उनसे 2 छोटे जुड़वा बच्चों को एक साथ भूख लग जाती। वे जो बराबर रोना शुरू करते तो उनका दूध बनाते हुए मेरा हाथ कांपने लगते। एक को चुप करवाती तो दूसरा गला फाड़ने लगता। जबकि मेरी पूरी कोशिश के बावजूद भी उन्हें संभाल ना पाती थी। रात भर बेचारी चाची बारी-बारी हर बच्चों को थप-थप कर कर सुलाती थी। एक सोता तो दूसरा उठ जाता। उसके रोने से सोते हुए बाकी बच्चे जाग जाते थे। यूं रात की नींद हराम हो जाती थी। 1 हफ्ते में ही मेरा बुरा हाल हो गया था और मुझे बुखार चढ़ गया था। चाची थोड़ा नरम मिजाज की थी, लेकिन मुझ में अब और हौसला ना था कि बच्चों के उस चिड़ियाघर में ज्यादा खुद को कैद रखती। आखिरकार थक हार कर घर फोन कर दिया। मम्मी से रो रो कर कहने लगी, उन्हें अपने प्यार का वास्ता दिया, मुझे जल्दी से यहाँ से बुलवा लो वरना मैं मर जाऊंगी। मम्मी बोली, भगवान ना करे तेरे मरे दुश्मन क्या मुंह से गलत शब्द बोल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि असम मत जाओ, तुम अभी छोटी हो, इतनी परेशानी बर्दाश्त ना कर सकोगी। तुम्हारी चाची कोई और बंदोबस्त कर लेंगी। मगर तुम उस टाइम ना मानी। भला तुम्हें इस तरह शोर शराबे की आदत कहाँ होगी। अगर सोने में मुश्किल हो जाए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तुम तो टाइम पर सोने और उठने की आदी हो। भला ऐसे घर में चैन से कैसे रह सकती हो जहाँ भगवान ने पहले से इतने सारे जुड़वा बच्चों की कृपा कर रखी है। उन्होंने मेरी विनती पर तरस खाया और अगले दिन पापा को मुझे वापस लेने भेज दिया था।
एक मेरे चाचा ही नहीं, हमारे खानदान में हर औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। मैंने बच्चों की परवरिश में उनका बुरा हाल देखा था। ना तो उन्हें दिन का चैन था और ना ही रात की नींद उनको नसीब होती थी। मैं सोचती थी अगर मेरी शादी हुई तो मुझे भी ऐसी समस्या से गुजरना पड़ेगा। मैं तो सचमुच अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी और पागल हो जाऊंगी। दिन बीतते गए और मेरी शादी की उम्र हो गई। मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। फिर अचानक दूर के गांव से मेरे लिए रिश्ता आया। मैं घबरा गई थी। उन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी और मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। मेरे रिश्ते के लिए अंकल जी घर आए थे। अब मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। उन्होंने माँ पापा से बहुत जिद किया। प्रेमलता का रिश्ता मैं अपने आंसू के लिए चाहता हूँ, तुम मना नहीं करोगी। वैसे भी हमारे यहाँ शादियाँ बड़ी छानबीन से होती थीं और मेरा रिश्ता भी काफी दूर गांव दराज से रहने वाले थे, पर हमारे जान पहचान वाले थे और हम उन्हें काफी अच्छे से जानते थे। और रमन अंकल भी इस खानदान को बड़े अच्छे से जानते थे। हमारे खानदान में सिर्फ जुड़वा ही बच्चे होते थे। इस बात को लेकर वे बहुत एक्साइटेड थे। जो मेरे होने वाले पति आंसू और उनके साथ उनकी बहन जो उनके 1 साल छोटी थी, अब मेरी ननद बनने वाली थी। मेरी ननद की शादी पहले हो चुकी थी और वह अभी तक उसको कोई औलाद नहीं हुई थी। ये भी अजीब बात था कि बेचारी ननद उमा शादी के बाद 3 साल तक औलाद के लिए तरसती रही, जबकि बाकी सबके यहाँ भगवान ने अपनी कृपा बरसाई हुई थी। एक नहीं, हर बार जुड़वा बच्चे एक साथ होते थे। बेशक औलाद बड़ी ही मोहब्बत की चीज होती है। ऐसा मीठा फल जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते उनसे उनका दुख पूछिए। लेकिन मैंने अपने खानदान में औलाद की परवरिश करने में जिस तरह उनकी माओ को परेशान देखा था, तब से मैं जुड़वा बच्चों से डरने लगी थी। खैर, मेरा रिश्ता तय हो गया था। 2 महीने बाद मेरी शादी थी। शादी की तैयारियां होने लगी थी। मैं हर टाइम दिल में यही भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे जुड़वा बच्चे एक साथ मत देना। मेरा यही सोच मेरा बुरा हाल कर देता था। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनकर आंसू के घर आ गई थी। शादी के 1 साल बाद तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। फिर भगवान ने भी मेरी झोली भर दी। पहले मेरी बेटी हुई, फिर 2 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ था। मैं बड़ी तसल्ली में थी और जुड़वा बच्चों की खुशखबरी से डर लगता था। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी हर बात मानते थे। घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने सब कुछ दिया था। मैं भी खुश थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरे जुड़वा बच्चा पैदा नहीं हुए थे। मेरी सास भी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं सारा दिन काम करती तो भी सास खुश ना होती थी। तब मैं सोचती आखिर उन्हें क्या हुआ है। इतनी सेवा करती हूँ, हर कहा मानती हूँ, फिर भी वो मुझसे नाराज रहती हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है। मैं अपने पति आंसू से कहती तो ये कहकर चुप करवा देते कि कोई बात नहीं, तुम बर्दाश्त करो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मगर वह मेरी माँ है, उनकी सम्मान में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तुम बस काम करती रहो, बाकी खुश हो या नाराज हो ये उनका काम है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई भी कमी ना हो, और ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। खैर, मैं अपनी पति की बातों को अपने पल्लू से बांध लिए थे। अपनी सास को कोई जवाब न देती थी। वह मुझे बुरा भला कह देती तो मैं चुप रहती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मेरी ननद उमा की शादी मुझसे 3 साल पहले हुई थी और अब उनकी शादी को 8वां साल भी हो गया था। ननद बहुत जतन किए हुए थी बच्चा पैदा हो जाए। इलाज भी करवाया था, शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा था, लेकिन भगवान ने उन्हें औलाद नहीं दी थी। इस वजह से वो बहुत परेशानी में रहने लगी थी और अक्सर जब वो मायके आती तो अक्सर मुझसे लड़ाइयाँ करती थी, मुझसे उलझने लगती। मेरी सास भी मुझसे अपना मूड खराब कर देती और दोनों माँ बेटी मेरे बच्चों को देखकर आहें भरती थी। क्योंकि उनकी बेटी की कोई औलाद नहीं हुई थी, वह बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी और मेरे बच्चों को देखकर भी खुश नहीं होती थी। मुझे भगवान ने बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे दिए थे, लेकिन भगवान ने उसकी झोली खाली रखी थी। मैं हर टाइम भगवान से यही प्रार्थना करती थी, मेरी ननद उमा पर भी अपनी कृपा कर दे, ताकि उनका घर उजड़ने से बच जाए। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब हुई, तो मैं लेडी डॉक्टर के पास गई। उसने खुशखबरी सुना दी कि मैं पेट से हूँ और इस बार तो मेरे पेट में जुड़वा बच्चे पनप रहे थे। ये खुशखबरी सुनकर मैं खुश होने के बजाय बहुत दुखी हो गई थी। जुड़वा बच्चों की माँ का तकलीफ बहुत बढ़ जाता है और फिर मेरे घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं था। मेरी सास मुझसे हमेशा लड़ाइयाँ झगड़ा किया करती थी और ननद भी मुझसे बहुत जला करती थी, क्योंकि अब वह मायके में ही रहने लगी थी। परवरिश करना बहुत मुश्किल होता। मुझे तो सारे घर का काम भी करना होता था। अब तो मैं भगवान से कृपा करने के बजाय उनसे शिकायतें लगाने लगी थी। हे भगवान, एक बच्चा तो मेरे हिस्से का तो मेरी ननद की झोली में डाल देता। किसी तरह से उसकी गोद भी भर जाती और उसका घर भी ना उजड़ता।
मैं हमेशा बहुत परेशान रहा करती थी, भगवान से प्रार्थना करती रहती। मैं लेडी डॉक्टर के बात सुनकर घबरा गई थी। मेरा पति और मेरी सास तो बहुत खुश थीं, मगर मेरा दिल बहुत उदास था। अब मैं चाहती थी कि किसी तरह ये बच्चा नुकसान हो जाए और मेरे पेट में ही मर जाए। उन दिनों मैंने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। आंसू तो सुबह काम पर चले जाते थे, मेरी सास बच्चों के साथ बाहर चली जाती थी या बाजार जाती तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हो जाती थी। तब मैं हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती कि बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। मैं ऊंचे पलंग पर चढ़कर खूब कूदा करती थी, नीचे बैठकर झाड़ू लगाती थी, पोछा मारती थी और कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा था। डॉक्टर की दवाई भी खाना बंद कर दी थी, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। जब भी डॉक्टर से चेकअप करवाने जाती तो डॉक्टर कहती बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तभी सोचा जिसको इस दुनिया में आना है तो वह आकर ही रहता है। मैं भगवान से मुकाबला करने चली थी। कृपा थी मुझे टाइम पर अकल आ गई थी। भगवान ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया था। मैं एक नहीं दो बच्चों की जान लेने पर तुली हुई थी और ये भी ना सोचा कि ये सब करने से मेरी जान भी जा सकती थी। मैंने भगवान के दरबार में सुबह शाम जोत बत्ती करनी शुरू कर दी थी और अपने पापों की प्रायश्चित करती थी और अपने बच्चों की अच्छाई के लिए प्रार्थनाएं करती थी। मेरे बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आ जाए तो क्यों ना अपनी एक औलाद अपनी ननद के गोद में डाल दूंगी। वह भी खुश और सास भी राजी हो जाएगी। लेकिन फिर अगले पल उस ख्याल को दिमाग से झटक देती थी कि टाइम आने पर देखी जाएगी। अभी उससे ऐसी बात क्यों कह दूं, अपने मुंह से निकालूं और फिर ना पूरी कर सकूं। एक दिन मैंने खुद ही सास को ये बात बता दी तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा तुम बेटी को दे दोगी, उसकी ममता भी ठंडी पड़ जाएगी। ये बात मैंने पति से मनवा ली थी। भगवान ने उस टाइम पर दो चांद जैसे बेटे दे दिए। ननद और नंदोई कमरे से बाहर खड़े थे कि खुशखबरी आए तो वह झोली फैलाकर मेरी औलाद को मुझसे मांग ले। क्योंकि दोनों ही बेटे थे, मेरी ननद ज्यादा खुश हो गई, उनके हिस्से में बेटा आ गया था। अभी बच्चों की पैदाइश को एक दिन भी नहीं बीता था और मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। उमा और उनके पति अस्पताल में सवाली बनकर आ गए थे। मेरे पति नर्स से ही दोनों बच्चों को उठाकर ले आए तो मैंने अपनी पीठ मोड़ ली। उन्होंने बच्चों को मेरी पीठ के पीछे लिटा दिया, कहा कि उन्हें देखूंगी। मैंने जवाब दिया नहीं, पहले उमा दीदी ले जाएं, तब मैं दूसरे को देखूंगी। ऐसा ना हो कि देखने के बाद मैं अपने वादों को पूरा ना कर सकूं, क्योंकि माँ हूँ। बच्चे एक हो या ज्यादा, सभी माँ को प्यारे होते हैं। आंसू ने अपनी बहन से कहा कि दीदी आके ले जाइए और जो बच्चा आपको पसंद हो उठा लीजिए। वह आगे बढ़ी और दोनों बच्चों को देखा और इस तरह पसंद करने लगी जैसे कोई दुकान पर आकर खिलौना पसंद करता है। ये नहीं, ये वाला बच्चा चाहिए। उन्होंने दोनों बच्चों को बारी बारी उठाया और फिर दोनों की बाजू पकड़कर टांगे बच्चे की हर हिस्से को चेक किया, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। उस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मेरे पति की भी सूरत उतर गई थी। फिलहाल उन्होंने पसंद करके हमारा एक बेटा उठा लिया और अस्पताल से दोनों मियाँ बीवी चले गए। मेरा दिल रोने लगा था। अब पता चला कि एक हो या जुड़वा, बच्चे अपने माँ बाप को भारी नहीं होते। मेरे पति भी उस टाइम थोड़ा सा झुंझला से गए थे जब वो बच्चों को उठा उठाकर अपनी बहन के हाथों में दे रहे थे। खैर मैंने सब्र किया और मेरा बेटा, जिसका नाम उन्होंने रवि रखा था, अपनी बुआ के गोद में पलने लगा था। मगर हमने अपना दिल थाम लिया था, ये सोचकर अपनी ननद को दे दिया। अब उन पर ये ना जताना चाहिए कि मैं उन्हें बेटा देकर खुश नहीं हूँ। टाइम बीतता जा रहा था। रवि और सनी दोनों भगवान की कृपा से बहुत ही प्यारे थे। रवि उमा के पास तो सनी मेरी परवरिश में था। हमने अपने बच्चों को ना बताया कि रवि तुम्हारा भाई है, उसे बुआ का बेटा ही समझते थे। रवि भी उन्हीं को अपना माँ बाप समझता था, जबकि मेरे नंदोई ने रवि को सिखाया था कि उनको मामा मामी कहो या फिर अंकल आंटी कहो। जब 8 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया था कि जब रवि हमारे घर आता तो हमारे घर की कोई ना कोई चीज गायब हो जाती थी। कभी रिमोट तो कभी घड़ी तो कभी कोई चीज या फिर मेरे बच्चों का खिलौना। और ये चीज हमने नोटिस किया था। ये सोचकर बच्चे के साथ खेलते तो अक्सर बच्चे इधर उधर फेंक दिया करते थे। एक दिन रवि आया तो मेरे बेडरूम में जाकर घुसा। मैं उसी टाइम अपने तकिया के नीचे 1000 रुपए रखा हुआ था, क्योंकि दूध वाला आने वाला था। उस दूध का बिल मुझे देना था। थोड़ी देर बाद रवि आ गया तो दूध वाला आ गया। मैंने तकिया को हटाया, पैसे उसे देकर उसका बिल चुकता करूंगी, मगर वहां से नोट गायब था। मैं एकदम घबरा गई थी। सोचा कि अभी तो रखा था और अभी रवि ही आया था, तो क्या उसने उठाया होगा। दिल को धक्का सा लगा था, मगर मैं चुप थी, जैसे कोई बुरा ख्वाब देखा हो। दिन इसी तरह बीत रहे थे। जब रवि 14 साल का हो चुका था, एक दिन रवि हमारे घर आया। मैं किचन में थी और मेरे कमरे में गया
और थोड़े ही पलों बाद नीचे मेरी सास के कमरे में चला गया। मुझे शक हुआ, मैं अपने कमरे में गई, जरा देर सोचा, फिर अलमारी की तरफ नजर गई। उसके पल्ले जरा से खुले हुए थे। मैंने उसे खोला और उसमें बनी दराज को भी खोला, जहां पर अपने सारे जेवर और कपड़ों के अंदर पैसे भी रखे हुए थे। मेरे कपड़े अलमारी के इर्द गिर्द फैले हुए थे। जो पैसे अभी अभी आंसू देकर गए थे, सारी चीज गायब थी और मेरे कपड़े भी बिखरे हुए थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे कमरे में पहुंची ताकि रवि को देखूं। उसने मुझे देखा तो तेजी से बाहर निकल गया था। तभी मैं सास और ननद के सारा किस्सा सुना दिया था। उमा रोने लगी। तुम रवि पर इल्जाम लगा रही हो। मेरी सास ने अपनी बेटी की साइड लेते हुए मुझे गालियां और ताने सुनाने लगी थी। बेटा देकर अब वापस लेना चाहती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो ताकि सब कहें उमा ने लड़के की परवरिश अच्छी नहीं की, उसे चोर बना दिया। मैं सास की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। कान सुन होने लगे। मैं उस टाइम अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। अपने कमरे में आ गई और मेरा जी भराया और आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैंने तो एक औलाद दे दी थी, उसका गोद भरने के लिए अपनी गोद का फूल उसकी झोली में डाल दिया था। क्या वह चोर बन गया था? पति आए, उनसे पूरी बात बताई। उमा ने अच्छी परवरिश की होगी, क्यों भला उसे चोर बनाएगी? लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। जहाँ उमा का घर है वह मोहल्ला ठीक नहीं है। वहाँ ज्यादातर ऐसे ही लोग रहते हैं और मोहल्ले में रवि हम उम्र दोस्तों के साथ भी गलत आदत में पड़ सकता है। इसलिए मैं जीजा जी से बात करूंगा। उमा औरत है, जज्बाती हो जाएगी क्योंकि रवि से बहुत मोहब्बत करती है। ये तो सही है, उमा दीदी ने मेरे लड़के को बहुत लाड प्यार से पाला था और यही उसकी बिगड़ने की वजह थी। उमा दीदी ने मेरे लड़के को बहुत लाड प्यार से पाला, मगर ये भी बात सही है, उनकी परवरिश में जरूर कोई ना कोई कमी रह गई थी। उस टाइम मेरी बात पर किसी ने इतना ध्यान ना दिया। आगे चलकर रवि ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन अपने पड़ोसी की मोटरसाइकिल चुराते हुए पकड़ा गया था। पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। उस टाइम रवि की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। बच्चे की भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए उसे माफी दिलवा दी गई। पुलिस से किसी तरह आंसू ने विनती करके जान छुड़ाकर, मगर अब मैं बहुत पछता रही थी क्योंकि अपनी औलाद किसी को सौंप दिया था। जहां मेरा बच्चा माँ बाप के ज्यादा लाड प्यार से उसको बिगाड़ दिया था, वह भी बहुत बिगड़ गया था। मैंने उसकी पैदाइश से पहले ही जुड़वा होने की वजह से उसे उमा के हवाले करने का फैसला कर लिया था। जब भी रवि के बारे में सुनती तो उससे ये गलत किया, वह गलत किया, तो दिल बहुत दुख जाता था। इधर उसका जुड़वा भाई हर क्लास में नंबर 1 पोजीशन लाता था। मेरे और भी बच्चे पढ़ाई में आगे थे, मगर अफसोस मेरा रवि 10वीं क्लास भी पास नहीं कर सका। उसे उमा और उसके पति के लाड प्यार ने कहीं का ना छोड़ा। मुझे भी अपने किए की सजा मिल रही थी। मैं क्यों अपने बच्चे को बोझ समझकर उन्हें दे दिया था। अब शिकायत करूं तो किससे करूं? बस रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि भगवान रवि को सीधी राह दिखाए, उसे अच्छे रास्ते दिखाए, मुसीबत और रुसवाई से बचाए। मैंने अपना बच्चा ननद को देकर सही किया या गलत? सिचुएशन तो बहुत गंभीर है, लेकिन आप लोग बताएं अब क्या कर सकती हूँ? मुझे तो अपना बिगड़ा हुआ बच्चा देखकर बहुत तरस आता है। शायद उसको परवरिश करने का सही तरीका ना आया हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना राय जरूर दें। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा दिल कह रहा था कि आज भी मैं तैयार हो जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू किया, क्योंकि अगर वह उन सब लोगों के सामने तैयार होकर जाता तो सब लोगों को इस पर शक हो जाता और घर वालों से अलग डांट पड़ जाती। बचपन में ही मैं अपनी माँ और बहन का दुपट्टा लेकर आंगन में घूमता फिरता रहता। बहन भाई मेरा बचपन समझकर नजरअंदाज करती रहती, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो घर वालों को मेरी हरकतों पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने कई दफा मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन ना समझ सका। जब भी घर में कोई मेहमान आ जाता तो मुझे छुपा दिया जाता। जब भी कोई उसके बारे में सवाल करता तो कोई भी बहाना करके बात टाल दिए जाते। बल्कि इस बात को उन्होंने राज ही रखा था। उन्हें पता था कि अगर ये बात घर से बाहर निकल गई तो उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी। वह लोगों की बातों का किस तरह सामना कर सकेंगे। इसलिए तो इतने सालों से घर से बाहर ना निकला।
अब सुनिए मेरी बीवी की जुबानी मेरी कहानी। मेरा नाम सुहाना है। मेरे 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे खानदान में बिरादरी से बाहर शादी करने का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ रिश्ते तय हो जाते थे। इस तरह मेरे भाई और मेरी बहन का मेरे बुआ के घर रिश्ता तय हो चुका था। मेरे बुआ की बेटी का मेरे भाई के साथ और मेरी बहन का मेरी मौसी के बेटे के साथ शादी हो चुकी थी, लेकिन जब भी दोनों घरों में लड़ाई झगड़ा होता तो दोनों घरों में समस्याएं खड़ी हो जाती और मेरी भाभी नाराज होकर अपने मायके चली जाती। मेरी बहन हमारे घर आ जाती। इसलिए मेरी माँ ने अब ये फैसला किया कि अभी वे अपने दूसरे बच्चों की शादियां खानदान में वे बिल्कुल भी नहीं करेंगी। वे अजीब रस्मों रिवाज को तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे बच्चों की शादियों के लिए खानदान से बाहर रिश्ते देखने शुरू कर दिए और मेरे खानदान में ही रिश्ते के लिए जोर दे रही थी मेरी खाला। मेरा रिश्ता मांग रही थी अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। इस वजह से मेरी खाला लोगों के साथ भी नाराजगी हो गई। मैंने कॉलेज की अच्छी पढ़ाई की थी। मैंने अपने माँ से कहा कि अभी मेरी जल्दी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो माँ ने कहा कि अगर हमने तुम्हारी शादी ना की, तो खानदान वालों ने हमारी मेहनत सारे खराब करके रख देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम्हारी कहीं मंगनी तो हो जाए। मैंने उनकी बात सुनकर चुप से रह गई। मेरे पापा और भाइयों का अपना ही बिजनेस था। किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में बहुत ऐशो आराम हर चीज़ मौजूद थे। मेरे पापा बेटियों के लिए अलग-अलग घर बनवा रहे थे, ताकि कल को कोई समस्या ना हो, किसी के हिस्से में कितनी जगह आए। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो देखा, माँ के पास आई एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उन्हें सलाम किया, तो वह भी मेरी माँ से पूछने लगी, "ये कौन है?" तो मेरी माँ ने कहा, "ये मेरी छोटी बेटी है।" तो वह औरत मेरी माँ से पूछने लगी, "क्या उसकी मंगनी या शादी हो चुकी है?" तो माँ कहने लगी, "नहीं, हम उसका रिश्ता ढूँढ रहे हैं।" इस तरह वह कुछ देर मम्मी से बातें करने के बाद चली गई। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया कि हर एक को कितना चाहत होता है जानने का कि किसी लड़की की शादी या मंगनी हो चुकी है। मुझे उसकी बात पर बहुत बुरी लगी। मैंने माँ से पूछा कि ये कौन औरत है? माँ कहने लगी, ये नए लोग पड़ोस में आए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मैंने कहा कि आप नए लोगों के साथ इतनी घुल मिलकर ऐसी बातें ना किया करो। माँ ने कहा कि ऐसे ही लोगों से बातें करके नए रिश्तों के लिए मौका मिलते हैं। मुझे माँ की ये बात बहुत ही अजीब लगी। माँ के सर पर रिश्ते ढूंढने का ही भूत सवार हो चुका है। मैंने माँ से ज्यादा बहस करने से खुद को रोका और कमरे में चली गई। इस तरह 2-3 रिश्ते हमारे घर में आए और उनकी डिमांड सुनकर हम परेशान हो गए, क्योंकि हमारा आज से पहले कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। लड़के वालों ने तो आकर डायरेक्ट ही पूछ लिया कि आप अपनी बेटी को क्या देंगे। ये बात मेरे बाप को और मेरे भाइयों को बहुत बुरी लगी। आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं पूछा, लेकिन रिश्ता करने वाली औरतों ने कहा कि ये चीज़ आजकल आम हो चुकी है। इस तरह तो आजकल बेटियों की अच्छी जगह पर रिश्ते होते हैं। कई जगहों पर तो मेरे घर वाले भी रिश्ता देखने गए, लेकिन उन्हें भी कोई खास रिश्ता पसंद नहीं आया। इस तरह कुछ सालों के लिए ये समस्या रुक गया और मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। अब घर में इसके बारे में कोई बात ना होती, लेकिन वह साथ वाली पड़ोसन हमारे घर बहुत ही आना जाना था। अक्सर आकर 2-2 घंटे माँ के पास बैठ जाती, माँ से बातें करती रहती। मैंने माँ को कई दफा समझाने की कोशिश की, आप उस औरत को घर में ज्यादा ना आने दें, लेकिन माँ कहती कि एक अच्छी औरत और नेक औरत है। मैंने माँ से कहा कि जितना टाइम हमारे घर में आकर बिताती है, इस तरह हमारे घर के हर समस्या उसे खबर हो जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है। पर मेरी माँ ने बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन मैं रात को पढ़ी ही रही थी कि मुझे माँ के कमरे से आवाज़ें आना शुरू हुई। तो मैंने गौर किया तो माँ पापा बातें कर रही थी कि साथ वाली पड़ोसन औरत मुझसे अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर रही थी। देखने में तो बहुत ही शरीफ और अच्छी लगती है और 6 महीने हो चुके हैं, इतना तो हम उन्हें जान ही चुके हैं कि उनके माहौल कैसा है। पापा ने कहा, ठीक है, वह औरत तो हमारे घर आती जाती रहती है, लेकिन इस दफा हम जाएंगे, वे देख कर आएंगे कि उनका घर का माहौल कैसा है। माँ ने हामी भर ली। इसलिए मैंने जब माँ की बात सुनी तो मेरा दिल किसी हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि मेरा दिल माँ की बात सुनकर बहुत डर गया था। अगली सुबह माँ तैयार होकर पापा के साथ उनके घर गई, लेकिन उनको नहीं बताया कि हम आपके घर आ रहे हैं।
तो वो माँ को देखकर एकदम घबरा गई और जल्दी-जल्दी उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया और कहने लगी कि आप मुझे बता देती ताकि मैं आपके खाने-पीने का इंतज़ाम कर लेती। माँ ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरा दिल किया, मैं आज तुम्हारा घर देखकर आऊँगी और तुमसे मिलने आऊँगी। अब माँ ने उनसे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? तो कहने लगी कि मेरे मियाँ दफ्तर गए हैं। इस तरह माँ ने उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा, तो कहने लगी मेरा बेटा दफ्तर गया है। माँ ने उनकी बेटी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है। माँ ने पूछा कि आप जिस बेटे की शादी करना चाहती हैं, आप उसे बुलाइए। तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया। लड़का पढ़ा-लिखा और अच्छी शक्ल-सूरत का मालिक था। पापा ने उससे जब उनकी तनख्वाह पूछी, तो उसने अपनी तनख्वाह बताई, तो उसे सुनकर पापा ने चुप्पी अख्तियार कर ली, क्योंकि उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा न थी। उस औरत ने कहा कि हमें किसी तरह कोई शिकायत नहीं है कि लड़की वाले हमें जितना दहेज देते, हम तो बस अपने कमाई में खुश रहने वाले लोगों में से हैं। माँ को इस औरत की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उससे पहले जितने भी मेरे पापा ने रिश्तेदार देखे थे, तो सब ने दहेज की माँग किया था। लड़कों को घर और गाड़ी देने वाली मांग की थी और कुछ देर बैठकर किचन में चली गईं ताकि खाने पीने का कुछ इंतजाम कर सके। इतनी देर में उनके ड्राइंग रूम में एक लड़का आया हुआ था। वह लड़का देखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसके नए नक्श बहुत ही खूबसूरत थे। माँ ने उस औरत से पूछा कि कौन हो तुम? वह औरत घबरा गई। उसके चेहरे पर घबराहट के असर नजर आने लगे। कहने लगी ये मेरा बेटा है। माँ ने कहा कि आपने इस बेटे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी मैं पहले इस बेटे की शादी करना चाहती थी, इसलिए उसे ही आपसे मिलवाया। माँ ने पूछा कि ये बेटा आपका क्या काम करता है? तो उस औरत ने कहा ये घर पर बैठकर ऑनलाइन काम करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता है। इस तरह माँ कुछ देर बैठकर घर वापस आ गई। इधर आकर माँ ने ये कहा कि आपके ख्याल में मुझे उनका दूसरा बेटा पसंद आया है। पापा ने कहा कि हाँ, मुझे भी वही लड़का अच्छा लगा है। लेकिन पापा ने कहा कि घर बैठकर काम करने का क्या सिलसिला है? हम इसके बारे में कैसे पता करवा सकेंगे? क्योंकि अगर यही काम बाहर करता तो हम उसके बारे में इस तरह मेरी माँ बहुत खुश हो गई और मंगनी की तैयारी होने लगी। मैं तो बहुत परेशान होने लगी थी। इतनी जल्दी शादी में मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। लेकिन मेरी इस बात की घर वालों को कोई फ़िक्र नहीं थी। मैंने अपने शब्दों में माँ से मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने तो मुझे डाँट ही दिया। और कहने लगी हमारे खानदान की लड़कियों ने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं की थी और तुमने इतनी ज़रूरत कैसे की? माँ ने कहा कि अगर तुम इस रिश्ते से मना कर दोगी तो तुम्हारी भाभी क्या सोचेगी? लड़की किसी और से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वह रिश्ते से मना कर रही है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं चुप्पी अख्तियार कर ली। इस तरह घर में मंगनी की तैयारियां होने लगी। मेरी माँ ने एकदम से अपना फैसला बदल लिया और उन्होंने कहा मैं मंगनी करने के बजाय शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी को खाला का फ़ोन आ रहा था कि तुम ख़ानदान से बाहर रिश्ता करके अच्छा नहीं कर रही हो। माँ चाहती थी कि मैं डायरेक्ट शादी कर दूँ ताकि किसी रिश्तेदार से बोलने की गुंजाइश न रहे। माँ और पापा दिल खोलकर मेरा दहेज तैयार कर रहे थे, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी ही नहीं थी। दहेज तैयार करने के लिए टाइम लगता है। माँ ने कहा उस औरत को तो किसी तरह का कोई लालच नहीं है। मैं तो यही अपनी बेटी को अपनी खुशी से दे रही हूँ। इस तरह मेरी शादी का दिन आ पहुंचा। माँ की आंखों में बार-बार आंसू आ रहे थे, लेकिन वह मेरे सामने खुशी का इजहार करती थी। माँ ने शादी पर सिर्फ थोड़े ही मेहमानों को बुलाया था। माँ बार-बार मेरी बलाएं ले रही थी। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। हर एक ने मेरी तारीफ की, क्योंकि मैं पहले भी कभी इतना तैयार नहीं होती थी। इस तरह मैं अपने माँ-बाप और बहन-भाइयों की दुआओं में विदा होकर ससुराल आ गई। अब मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरी ननद मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ देर बातें करती रहीं, फिर कमरे से चली गई। कुछ देर बाद मेरा पति कमरे में आया और दाखिल हो गया। कमरे में चक्कर लगाने लगा। मैं घूंघट करे उसका इंतजार कर रही थी, तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे बातें करने लगा। थोड़े ही मिनटों के बाद वह मेरे पास बेड पर आया और ऊंची आवाजों से रोने लगा। मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने अपना घूंघट पीछे किया और उसकी तरफ देखने लगी। वह क्यों रो रहा है? मैं उससे पूछने लगी कि क्या बात हुई? आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा मैं आपकी माँ को बुलाती हूँ, तो एकदम से परेशान हो गया और मुझसे मना करने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मुझे उसकी बातों की कोई समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप किस धोखे की बात कर रहे हैं? उसने कहा कि मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नासमझी में उसके तरफ देखने लगी। कुछ पल चुप कर बैठ गया और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने बारे में हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। मैं एक हिजड़ा हूँ। मेरी माँ ने लालच में आकर मेरी तुम्हारे साथ शादी कर दी। मैंने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। क्योंकि जब मेरी माँ तुम लोगों के घर से आती थी, आप लोगों की बहुत तारीफ़ें किया करती थी और कहती थी कि वो बहुत ही अमीर लोग हैं। मैं अपने बेटी को लाखों करोड़ों का दहेज देंगे। क्योंकि माँ को तुम्हारी माँ की बातों से अंदाज़ा हो चुका था कि मैं अपने पति की बात सुनकर मेरा दिल बंद होने लगा। मेरा रंग पीला पड़ चुका था और मेरे हाथ-पाँव काँप रहे थे, वह आदमी क्या कह रहा है? फिर वह कहने लगा, जब तुम्हारे पापा ने मेरे दूसरे भाई को देखने के लिए आए थे, तो माँ उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं उनके कमरे में चला गया, तो तुम्हारे पापा को मैं पसंद आ गया, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहते थे। लेकिन मैंने माँ को मना कर दिया था। मैंने कहा कि अगर तुम मना कर दोगे तो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे और हम इतने अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे। तो मैंने कहा कि आप मेरे बारे में सारी हकीकत जानती हैं, कल को उन्हें पता चल जाएगा तो क्या होगा? तो माँ कहने लगी कि कुछ नहीं होता, तुम अपनी बीवी को भरोसा दिलवा देना, तुम्हारी राज किसी को ना बताएगी। और अब मेरी माँ ने तुम्हारे मम्मी-पापा से कहा था, हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। तो मैं दूसरे कमरे में बैठकर हँस रहा था। मेरी माँ के दिल में कुछ और है और जुबां पे कुछ और है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था, तुम्हारे पापा तुम्हें खाली हाथ विदा नहीं करेंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि तुमसे अपनी हकीकत नहीं छुपाऊँगा, तुम्हें अपनी हकीकत सारी बात सच-सच बताऊँगा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में हकीकत बता दी। मैं उसकी बातें सुनकर रोना शुरू हो गई और मैं एक कोने में बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। मेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया? क्योंकि वह खुद भी इस बात से अनजान होंगे। फिर अचानक वह बेड से उठ अपनी अलमारी में से कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद एक बास्केट निकालकर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखने लगा। मैं उसकी हरकतों को देख रही थी। उसने बास्केट में से मेकअप का सामान निकाला तो मैं देखकर सच में डर गई। उसने अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। वह कुछ देर के बाद पूरा दुल्हनों की तरह तैयार हो गया। फिर अलमारी में से एक दुपट्टा निकालने लगा और मेरी तरह दुपट्टा लेकर बैठ गया। मुझे कहने लगा कि तुम चुप हो जाओ, मेरा दूल्हा आने वाला है। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी और रो रही थी। उसने मुझे ज़ोर से कहा कि चुप हो जाओ। मैं बेड से उतरकर साइड पर खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे उस पर भी डर लग रहा था और खुद घूंघट निकाल कर दुल्हन की तरह कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा देवर कमरे में आया। उस तरह देखने लगा मेरी जान निकल गई। जब मेरे देवर ने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया, उसे इतना मारा था और मेरा पति अपने आप को बचा रहा था। साथ-साथ वह बोल रहा था, आज के दिन तो तू अपनी हरकतों को कंट्रोल में कर लेते। तुम्हें मैंने और पापा ने कितना समझाया था कि अपनी हरकतों को कंट्रोल में करना, लेकिन तुम्हें हमारी समझ में नहीं आती। अब तुमने हमारी नाक कटवा कर रख दी है। उस लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनकर मेरी सास और ससुर भी कमरे में आ गए। उन्होंने अपने बेटे को बाजू से पकड़ा और दोनों को कमरे से बाहर निकाल कर ले गए। और मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस बात का ज़िक्र अपने पापा से हरगिज़ मत करना। मैंने उनकी तरफ देखा, तो मैंने उनसे कहा, अगर आप अपने बेटे के बारे में सब जानती थी, तो आपने उसकी शादी क्यों की? और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप मुझे जल्दी मेरे घर पर छोड़कर आ जाएँ या मेरे पापा को बता दें, वह मुझे आकर ले जाएँ। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती थी। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस टाइम क्या करूँ और क्या कर रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। थोड़ी देर में मेरे पति की बहन भी कमरे में आ गई। वह भी मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। खुदा के वास्ते रोना बंद करो। मैं चुप कर गई और ननद ने मेरे कपड़े निकाले ताकि मैं साधारण कपड़े पहनकर कुछ आराम कर सकूं। मैंने कपड़े बदल लिए तो कुछ मेरे दिमाग को आराम हुआ कि मैं सोचती हूँ कि आगे मैंने करना क्या है। अब मैं इस टाइम अपने माँ बाप को बताई तो वे परेशान होंगे। अगर मैं उनसे ये बात छुपाई तो कल को कहीं न कहीं उनको इस बात के बारे में पता चल ही जाएगा। ये सोचते ही मेरी आँख लग गई।
सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे मोबाइल पर मेरे घर से फ़ोन आ रहा था। मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात की और उन्होंने मेरी खैर खबर ली। तो मैंने अपना हाल-चाल बता दिया। उन्हें मेरी आवाज़ से लग रहा था जैसे मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने उसकी वजह पूछी। मैं कहने लगी मुझे आपकी याद आ रही है। उन्होंने मुझे काफ़ी बातें समझाई और कुछ देर बाद आने को कहकर फ़ोन काट दिया। इस तरह मेरी ननद मुझे कहा कि तुम्हारे घरवाले नाश्ता लेकर आते होंगे, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मजबूर होकर मैं अपने घरवालों को खुश होकर दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं एकदम से उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। मैं किसी तरह मौके का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरी भाभी और मेरे भाई और मेरी बहन नाश्ता लेकर आए। वह मुझसे बातें कर रहे थे। मेरी भाभी मेरे चेहरे को गौर से देख रही थी। मुझसे पूछ रही थी कि तुम खुश तो हो? मैंने मुँह पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि मैं खुश हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे पति के बारे में पूछा। तो मेरे जवाब देने से पहले ही मेरी सास और ननद ने कहा किसी ज़रूरी काम से वह बाहर गया है। जब मेरे भाई-भाभी और बहन जाने लगे, तो मेरा पति कमरे में आया था। उसने कहने लगा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह अपने हकीकत के बारे में उन लोगों को बताना चाहता है। मैं डर गई थी मेरे घरवालों का क्या हाल हुआ होगा। मेरी ननद और सास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे-धीरे अपने बारे में सच्चाई बताना शुरू कर दी। उसने कहा कि आपकी बेटी की ज़िंदगी बहुत बर्बाद नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेरे घरवालों ने मुँह पर हाथ रखकर मेरे लिए भाई का गुस्से से बुरा हाल था। उसने मेरे पति का गिरेबान पकड़ लिया। काफ़ी देर लड़ाई-झगड़े के बाद मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि हम अपनी बहन को अपने घर लेकर वापस जाना चाहते हैं और तुम लोगों को मेरी बहन को डिवोर्स दे दो और हम अपना सामान ही वापस ले जाएँगे। इस तरह मैं अपनी भाभी और भाई-बहन के साथ अपने घर आ गई। मेरी माँ मुझे उनके साथ देखकर हैरान रह गई और मेरे भाई-बहन ने उन्हें सारा किस्सा बताया। तो मेरी माँ और पापा बहुत सदमा पहुँचा था और मैं रोती रही और माँ भी रोती रही। मैं सोचने लगी कि मेरे माँ-बाप की जल्दबाज़ी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और एक रात मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर मेरे साथ यही सब कुछ होना था, तो इससे अच्छा था कि मेरी शादी ना होती। कम से कम मेरे डिवोर्स का धब्बा तो ना लगता। इस तरह टाइम बीतता चला गया। एक बार फिर मेरी खाला ने मेरा रिश्ता माँगा, तो मेरी माँ ने रोते हुए उनसे अपने किए की माफ़ी माँगी और उन्होंने कहा कि खानदान वाले ही अपने खानदान और उनकी बच्चियों के इज़्ज़त का ख़्याल रखते हैं। इस तरह मेरा खाला और उसके बेटे ने आज तक मुझे इस चीज़ का ताना भी नहीं दिया। अब मैं एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रही हूँ। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। बाय बाय।